हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? फाइन। ओके। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 4 अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ाए थे। ओके, तो चारों अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है हम उसको वन बाय वन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ओके, देखो, फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट मैंने क्या पढ़ाया था आपको? फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या पढ़ाया था? सुनो, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो हमें क्या कहता है? बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट होते हैं। ओके, ये क्यों होते हैं इससे हमें समझ में आता है। क्या इसी की वजह से बिजनेस में ओनर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या कितना पैसा निकाल रहा है। जब बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करते हैं मनी, उसको हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल। और वही पैसा अगर ओनर बिजनेस से निकाल लेता है तो हम उसे कहते हैं ड्राइंग। समझ में आ रहा है? ओके। और इसके अलावा मैंने आपको और क्या बताया था? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से हम लोग क्या करते हैं? जो भी परचेस करते हैं, सेल्स करते हैं, जो भी करते हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। जो अकाउंटिंग करते हैं वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। बिजनेस और ओनर को यहाँ अलग अलग रखा गया है। ये आपको फर्स्ट कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था। ओके, उसके बाद सेकंड कंसेप्ट आपको क्या पढ़ाया था? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपको क्या कहता है? जो चीज़ आप मनी में मेजर कर सको उसी को बुक में रिकॉर्ड करो। जो चीज़ आप मनी में मेजर कर सको उसको आप बुक में रिकॉर्ड करो। आप मनी में क्या मेजर करते हो बताओ? कोई भी ट्रांजेक्शन को आप मनी में मेजर करते हो वो रिकॉर्ड करो। नॉन मॉनिटरी आइटम्स जैसे मैंने कहा था, डेथ ऑफ ओनर, ओके, रेजिग्नेशन ऑफ मैनेजर, स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉय, ये सब चीज़ें ये भी इंपॉर्टेंट है। ये होने की वजह से बिजनेस को लॉस होता है, लेकिन इनकी वैल्यूएशन हमने निकाली नहीं, इनकी वैल्यूएशन अकाउंटिंग में दी ही नहीं गई। तो ये नॉन मॉनिटरी आइटम्स बिजनेस में क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ मॉनिटरी आइटम्स ही बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। तो पंच लाइन क्या हमारी? पंच लाइन जो है मॉनिटरी मनी मेजरमेंट की पंच लाइन क्या है? जो आइटम्स मनी में बता सको उसी को रिकॉर्ड करो। ओके, ये हो गया आपका सेकंड। अब थर्ड क्या है आपका? थर्ड कंसेप्ट मैंने आपको कहा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग मतलब क्या? चलते चले जा। चल रहा है, चल रहा है, जिंदगी वो चलेगा। चलते चले जा मतलब क्या? लॉन्ग टाइम। बिजनेस की लाइफ कैसी होती है? लॉन्ग टाइम होती है। लॉन्ग टाइम होने की वजह से हम लोग बिजनेस को क्या करते हैं? ईयर्स में बांट देते हैं। लॉन्ग टाइम होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस के अंदर न्यू न्यू इन्वेस्टमेंट करते रहते, रिक्रूटमेंट करते रहते, किसी को लोन देते हैं या किसी से लोन लेते हैं। ये हो गया आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मतलब बिजनेस की लाइफ अंतहीन होती है। चौथा, लास्ट, मतलब कल का लेक्चर का लास्ट पॉइंट, जो फोर्थ वन था वो आपका क्या था? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट फर्स्ट हो गया। पहला सेकंड क्या था आपका? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। उसके बाद क्या था? गोइंग कंसेप्ट। और फोर्थ आपका कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कॉस्ट मतलब क्या? हिस्टोरिकल कॉस्ट। आप जो भी चीज़ परचेस कर रहे हो वो क्या करो? हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्वायर कॉस्ट, एक्वाजिशन कॉस्ट। ओके, बताया था ना कि लास्ट टाइम ये हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस प्राइस पे आप परचेस कर सके हो। इसमें मैंने काफ़ी एग्जांपल दिए थे। इसके वजह से आपको एक फ़ायदा क्या होता है? जो कंपनी के में आप जो क्या करते हो, जो भी एसेट्स रिकॉर्ड करते हो, मतलब जो एसेट खरीदते हो उसको आप रिकॉर्ड किसी करो? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। और इसके मैंने बताया था इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब इसका बिजनेसमैन किस तरह से मिसयूज़ भी कर सकता है ये बताया था। इसलिए हमने कॉस्ट कंसेप्ट बनाया। वो कैसे बनाया था मैंने आपको लास्ट टाइम में एक्सप्लेन किया था। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? ओके। अब हम लोग आज फिफ्थ कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमारा ओके फिफ्थ मतलब रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब ये रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या है? देखो, ट्रांजेक्शन को तब दिखाओ जब वो पक्का हो जाए। फिर क्या बोला है? ट्रांजेक्शन को जब तक मत दिखाओ जब वो पक्का हो जाए, मतलब जब दिखाओ जब वो पक्का हो जाए। सर पक्का कच्चा क्या है बताओ ज़रा हमें अच्छे से। ये पक्का कच्चा क्या है? ये पक्का कच्चा क्या है? देखो बता दो क्या है। ट्रांजेक्शन को तब दिखाओ, कब दिखाओ? जब वो
पक्का हो जाए, पक्का मतलब श्योर हो जाए। क्या हो जाए देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन द बुक व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड हैज़ बिकम श्योर। मतलब क्या, कोई भी ट्रांजेक्शन, मैंने क्या कहा आपको, कोई भी ट्रांजेक्शन बुक में जब भी रिकॉर्ड करो जब वो रियलाइज है, रियलाइज मतलब श्योर हो जाए, पक्का हो जाए कि अब ये बंदा हमारे से लेने वाला ही है गुड्स, या हम इसी को गुड्स बेचने वाले ही है। सर ये कैसे पक्का हो जाएगा बताओ ज़रा, क्या होने की वजह से आप मान लेंगे कि ये पक्का ही है? तो सुनो, सेल्स आर रिकॉर्डेड व्हेन बायर्स मेक अ पेमेंट और एंटर इनटू लीगल एग्रीमेंट। दिस इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द मेयर इंक्वायरी। आपके दुकान में कोई बंदा आया, तो आपकी शॉप है, वॉच की शॉप, और वो आ रहा है, सर आया आपकी शॉप में, उसने देखा कितने की वॉच है, आपने कहा 2000 की, कितना कम करोगे? बता, 500 रुपये कम करूँगा, 1500 में दे दूंगा। बोला ठीक है, मैं कल आके ले जाता हूँ। ठीक है, हुई इसकी मेयर इंक्वायरी। अब ये रिकॉर्ड करोगे बुक में? नहीं रिकॉर्ड करोगे। जब तक नहीं रिकॉर्ड करोगे, कब तक, जब रिकॉर्ड कब करोगे, जब तो लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा। सर लीगल एग्रीमेंट मतलब क्या? वो सपोज 2000 वॉच वाला है, 2000 रुपये है, जो मैंने कहा था ना लास्ट एग्जाम्पल में, आपके शॉप में, आपकी वॉच की शॉप है, एक बंदा आया, वो कह रहा है कि मुझे 2000 की वॉच परचेस करनी है। तो लीगल एग्रीमेंट क्या होगा? जो लिख के देगा तब, क्या पता लिख के देगा वापस नहीं आया, नहीं आया। आपने उससे कुछ एडवांस ले लिया, 500 रुपीज़, 600 रुपीज़, कह रहा है मैं कल आऊँगा, तो लीगल एग्रीमेंट हो गया ना। अब तो पैसे दे दिया ना उसने, आधे क्यों ना दे दिया। समझ में आ रहा है? यस सर नो? तो लीगल एग्रीमेंट का मैं और आगे थर्ड फोर पॉइंट एक से बताऊंगा उसका मतलब। एक बार आपको याद रखना है, अगर ट्रांजेक्शन लीगल एग्रीमेंट हुआ है तो रिकॉर्ड करो, लेकिन मेरी इंक्वायरी पूछताछ करके गया तो रिकॉर्ड मत करो। ये कौन कहता है? रियलाइजेशन कंसेप्ट। मतलब अगर आपका सेल्स हो रहा है, वो मेयर इसमें हो रहा है, सेल्स नहीं हुआ है, कोई आया पूछ लिया तो आप रिकॉर्ड करोगे? नहीं, जब तक कि वो खरीदेगा नहीं, ये लीगल एग्रीमेंट नहीं करेगा तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब देखो आगे, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, आप कैसे पहचानोगे रेवेन्यू? रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, तो आप कैसे, रिसिप्ट ऑफ कैश इज नॉट इसेंशियल, इवन क्रेडिट सेल इज ऑल्सो कंसिडर। मतलब आप अगर सेल कर रहे हो, ओके, उधारी पे बेच दिया तो भी समझ लेना आपने क्या किया, सेल कर दिया, मतलब आपकी इनकम हो गई। यहाँ लिखा है ना, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्या अगर आप कोई गुड्स सेल करोगे कैश आई तो मानोगे हमारा क्या हुआ है, रेवेन्यू हुआ है, इनकम हुआ, ऐसा नहीं। अगर आप कोई गुड्स को क्या करते हो, क्रेडिट पे भी सेल करते हो, तो भी हम मान लेंगे कि ये क्या हुआ, रेवेन्यू हो गया है। ओके, इट्स क्रिएट द डिफरेंट एसेट कॉल एज अकाउंट रिसीवेबल। अगर आप उधारी पे अगर बेचते हो तो जिस, अगर आपने, मैंने आपको कहा था ना, अगर आप कोई भी चीज़ क्रेडिट के ऊपर सेल करते हो, मतलब जिसको आप सेल करोगे तो एक न एक बात है कि फ्यूचर में हमें उससे पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना आपका क्या हो गया, डेटर्स हो गया, मतलब बुक में रिकॉर्ड कर ही लेते हो। मतलब मेरा कहने का ये मकसद है, अगर आपसे कोई उधारी पे भी मान लेता है तो मतलब उसने तुम्हारा तो खरीद लिया ना, आपने बिल बनाया होगा। लीगल एग्रीमेंट करना मतलब यही होता है, इनवाइस बनाना, वो अपनी साइन देगा, आप अपनी साइन लिख कर लोगे तो ये आपका लीगल एग्रीमेंट हो गया। आज न कल आपको बिल, आज न कल आपको क्या करेगा, वो जो भी गुड्स उसने आपसे परचेस किया होगा उसका आपको, वो क्या करेगा, आपको पैसे देगा, मतलब पेमेंट करेगा। ये हो गया आपका लीगल एग्रीमेंट। ओके, तो ज़रूरी नहीं है क्या जब आप कोई गुड्स सेल करते हो वो अगर कैश में हुआ तो हम उसको रिवेन्यू मानेंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो कैश में हो तो रिवेन्यू मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर क्रेडिट भी हुआ तो भी रिवेन्यू मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो लीगल एग्रीमेंट है, उसने, हमने बिल बना है, बिल के ऊपर उसकी कंपनी का नाम आया है, उसने हमारे बिल के ऊपर साइन किया है, तो ये एक लीगल एग्रीमेंट हो गया। इसको मेरी इंक्वायरी नहीं कह सकते हम लोग। आई बात समझ में? ओके, अब नेक्स्ट देखो, कंपनी गेट्स ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स ₹1000 इन मे। ओके, यहाँ तक कंपनी ने क्या किया, ऑर्डर किया, कंपनी को ऑर्डर आया किसका, सेल ऑफ गुड्स का, 1 लाख का मई के अंदर, लेकिन गुड्स ऑफ ओनली 60,000 आर सोल्ड। 1 लाख का ऑर्डर आया था लेकिन मेयर इंक्वायरी वाला ऑर्डर था, वो गुड्स कितना सोल्ड हुआ, सिर्फ 60,000 का, और डिलीवरी भी हो गया जून के अंदर। कैश इज रिसीव्ड इन सितंबर। ओके, जून के अंदर, मई के अंदर मुझे आया ऑर्डर, कितना आया, 1 लाख का। कहा कि 1 लाख की गुड्स चाहिए हमें, गुड्स मतलब कोई भी चीज़ हो, सपोज वॉच हो, मुझे 1 लाख की वॉच चाहिए, एक कंपनी से ऑर्डर आया, लेकिन वो कंपनी जून महीने में क्या किया, 16,000 की वॉच लिया और कहा ये 60,000 में कब दूंगा, सितंबर में दूंगा, अभी नहीं दूंगा, कब दूंगा मैं, सितंबर में दूंगा। मतलब बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ, ये सर नो? तो आप क्या करोगे, ये 60,000 को सेल मानोगे या 1 लाख को? 1 लाख को नहीं कंसिडर करोगे ना, क्यों नहीं कंसिडर करोगे, क्योंकि लीगल एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं है। लीगल एग्रीमेंट कितना हुआ, 60,000 का, वो तो लेके गया ना हमारे से, सोल्ड हो गया उधारी पे, लीगल एग्रीमेंट हो गया। ओके, बिल बनाया, बिल बनाया होगा ना आपने उसका कंपनी का नाम से,
तो 60,000 चाहे वो कब दे रहा हो, सितंबर में दे रहा हो, फिर भी हम उसको क्या मानेंगे, रिवेन्यू। ये कौन कहता है, हमें रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है, ट्रांजेक्शन को जब दिखाओ तब वो पक्का हो जाए। अब पक्का तो हो गया ना, मैंने उसको क्या किया, गुड सोल्ड कर दिया, एक बिल बनाया, बिल पे वो सामने वाले पार्टी ने क्या किया, हमारा उसका साइन दे दिया, तो एक लीगल एग्रीमेंट हो गया। लीगल एग्रीमेंट होने की वजह से हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये क्या हुआ, सेल हुआ है, चाहे वो कैसे हो, उधारी पे क्यों ना हो। समझ में आ रहा है। तो एज पर रियलाइजेशन कंसेप्ट सेल इज रिकॉर्डेड इन द जून 17। तो ये रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें यही कहता है कि हम क्या करेंगे, सेल जो है वो रिकॉर्ड कब करेंगे, जून में। जिस दिन, ये जून में क्या है ना, जून में मैंने इसको 16,000 के वॉचेस सेल किए, लेकिन कैसे किए, उधारी पे, क्रेडिट पे किए। वो जो कंपनी कह रही है कि मैं आपको क्या करूँगी, जो पेमेंट है वो कब दूंगी, सितंबर में दोगे, और आप गुड्स कब ले जा रहे हो, जून में ले जा रहे हो, फिर भी हम इसको ट्रांजेक्शन मानेंगे अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन कंसेप्ट। और जून के अंदर क्या करेंगे, इसके रिकॉर्ड, जो हम लोग इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह से आपको पता है ना, मैंने कहा था हम लोग बिजनेस में क्या, बिजनेस के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं। किस चीज़ का ट्रांजेक्शन, परचेस ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स। तो आप सेल करो, जब आप सेल करते हो तो हमें रियलाइजेशन कंसेप्ट कहते हैं, आपने सेल कर दिया, उधारी भी क्या, तो भी लिख लो, कैश में क्या, तो भी लिख लो। तो ये रियलाइजेशन कंसेप्ट के ही बेस के ऊपर हम लोग क्या करते, रिकॉर्ड करते, क्या, उधारी पे आया तो भी रिकॉर्ड। ये रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें बताता है, रिकॉर्ड आया, आपने क्या किया, ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे सेल किया, रिकॉर्ड कर लो, ट्रांजेक्शन कैश पे सेल किया, रिकॉर्ड कर लो। कौन कहता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है। तो हुआ ना बेस अकाउंट का। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं। इसी केस में तो हम लोग क्या करते, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांजेक्शन करते, इसी के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग करते हैं। आई बात समझ में, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है, यस और नो। ओके नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है आपका एक्रूअल कंसेप्ट। ओके, एक्रूअल कंसेप्ट मैच करता है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग के। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था ना आपको, आएगा मेरी, फिर से आपको लिंक कराऊंगा, ध्यान से सुनो। एक्रूअल कंसेप्ट, इस साल के खर्चे इसी साल की इनकम। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता था, जब ट्रांजेक्शन पक्का हो जाए तब रिकॉर्ड करो। और एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है, इस साल के खर्चे इसी साल की इनकम। अब इस साल के खर्चे क्या, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एक्रूड, मतलब अर्न मींस सेल। अभी एक्रूअल कंसेप्ट हमें क्या कहता है, इनकम इज रिकॉर्डेड, इनकम हुई है, रिकॉर्ड करो कब, वो एक्रूड हो, अर्न हो। अभी ये रियलाइजेशन से मैच करता है। सपोज मैंने क्या किया, गुड्स को सोल्ड कर दिया, उधारी पे, तो ये कहता है उधारी पे सोल्ड किया, इनकम हो गई, तो बता दो मेरी इनकम है, मान लो सेल है। ओके, समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा शायद कम ही समझ में आएगा। जब हम लोग सेल्स पे करते तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते तो सेल को भी डालते, सेल हुआ है हमारा इतना, चाहे वो क्रेडिट पे क्यों ना हो, आएगा बताऊंगा। अब से इतना याद रखो, एक्रूअल कंसेप्ट में हमें क्या कहते हैं, इसी साल के खर्चे इसी साल की इनकम। इनकम इज रिकॉर्डेड, इनकम क्या हो रही, रिकॉर्ड करो कब, इट एक्रू, जब क्या हो जाए, वो हो जाए, मीन्स सेल होने चाहिए, चाहे फिर वो रिसीट हो या ना हो। ये कंसेप्ट में हमें क्या पता चलता है कि हमारी क्या हो, सेल होना चाहिए। ओके, माल बिकना चाहिए, चाहे फिर कैश आज मिले या कैश बाद में मिले, मतलब सेल होना चाहिए, कैश पे हो या उधारी पे हो। मतलब हमने ट्रांजेक्शन क्या क्या बेच दिया, माल को, गुड्स को हमने सोल्ड कर दिया, कैश पे क्या तो भी रिकॉर्ड करो, क्रेडिट पे क्या तो भी रिकॉर्ड करो। क्रेडिट पे अगर क्या, मतलब हमारी इनकम एक्रूड हुई है। एक्रूड मतलब क्या, अर्न हुई है लेकिन पैसे अभी तक नहीं आए, पैसे कब आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, उसी तो हम उसको उधार कहते हैं। उधारी किसे कहते हैं, जब कोई शॉप वाला अगर आपको कोई चीज़ सेल करता है मतलब उसकी इनकम हो गई। ओके, और आप उसके पेमेंट एक महीने बाद करोगे तो उसके लिए एक्रूड हो गई इनकम, क्योंकि एक महीने बाद वो शॉप वाले को आप क्या करोगे, पेमेंट दोगे, मतलब उसको एक महीने बाद क्या मिलने वाले, पैसे मिलने वाले। तो ऐसी इनकम को हम कहेंगे एक्रूड इनकम कहेंगे। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे एक्रू, वही बात है, खर्चा भी रिकॉर्ड करो कब, बिकम पेएबल, अगर खर्चा हुआ है तो पैसे दिया या नहीं दिया फिर भी रिकॉर्ड कर लो, ये बातें बताता है। मतलब मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर मेरे जो एम्प्लॉयज़ है, सुनो ध्यान से, उन्होंने क्या किया, अक्टूबर मंथ में, कोई भी मंथ हो, मेरे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पूरा अक्टूबर मंथ क्या किया उन्होंने काम किया मेरी कंपनी में, एक महीना काम किया।
अब एक महीना काम करने के बाद जो नवंबर महीना आएगा तो एक महीने की जो उन्होंने काम किया है वो उनको मुझे क्या देना पड़ेगी, सैलरी। सैलरी मेरी क्या होगी, खर्चा होगी, क्योंकि मेरी कंपनी है ना, मुझे मेरे एम्प्लॉय को, मतलब मेरी कंपनी जो है पटेल इंडस्ट्रीज को, वो एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा ना। कौन से महीने की, अक्टूबर महीने की। तो अक्टूबर महीने की सैलरी वो को कंपनी कब देगी, नवंबर महीने में। तो नवंबर में देंगी, क्यों, तो वो सैलरी, सुनो, वो सैलरी क्या होगी आपकी, एक्रू हो गई। एक्रू मतलब क्या, आपने उनसे काम करा लिया है, तो काम करा लिया तो आपको तो उनको देना पड़ेगा ना, वो आपका खर्चा ही हो गया। फॉर एग्जांपल, हर एक एग्जांपल लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, आपका लाइट बिल है, आपने अक्टूबर मंथ के अंदर लाइट यूज़ की, लाइट यूज़ की अक्टूबर मंथ के अंदर, तो आपको नवंबर में उसका लाइट बिल आएगा तो पे करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपने यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया। अगर आप कोई चीज़ कंज्यूम कर लेते हो, यूज़ कर लेते हो, तो यूज़ करने के बदले आपको पैसा देना पड़ता है, तो वो आपका खर्चा हो गया। वो बात अलग, आपने अगर कोई चीज़ यूज़ कर ली, क्या कर ली, यूज़ कर लिया, सैलरी देना है क्योंकि आपने वर्कर से काम करवा लिया। ओके, इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ कर लिया, ये आपके खर्चे हुए, तो हम क्या मानेंगे, बुक में रिकॉर्ड कर लो, चाहे आपने पे किया हो चाहे पे नहीं किया हो, तो भी हम इसको क्या मानेंगे, खर्चा मान लेंगे। समझ में आ रहा है। नवंबर महीने के अंदर, ओके, मैं नवंबर महीने का खर्चा सैलरी मानूंगा क्या, नहीं, नहीं समझा सर, नहीं समझा ना, ओके। सुनो, अगर कोई एम्प्लॉई है, ओके, उसने अक्टूबर महीने में मेरे आया ही नहीं, हो एबसेंट था, कंपनी में बीमार था, आया नहीं, तो मुझे उसको सैलरी देना पड़ेगी कि नवंबर में, नहीं, मैं उसको खर्चा मानूंगा नहीं क्योंकि उसने काम किया ही नहीं। आई बात समझ में, बहुत इजी कंसेप्ट है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, यस और नो, इट्स वेरी वेरी इजी। इनकम इज एक्रूड, इनकम क्या होता है, एक्रू कब मानेंगे, वेन यू सोल्ड समथिंग, इट डजेंट मैटर वेदर यू हैव रिसीव पेमेंट और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो क्रेडिट पे हो या कैश में हो, हम उसको इनकम मान ही लेंगे। एक्सपेंसेस का सेम वैसे ही है, अगर आपने किसी चीज़ को कंज्यूम कर लिया, कुछ चीज़ यूज़ कर लिया और आपको उसको पैसा देना है, तो आपने पैसा दिया हो या नहीं दिया हो, फिर भी हम उसको खर्चा मान लेंगे। समझ में आ रहा है, यस ओ नो। ये हो गया आपका एक्रूअल कंसेप्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया पंच लाइन। अब मैं थोड़ा रीड करके बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, वन शुड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल का मतलब है खर्चे और इनकम। इनकम हुआ तो मतलब इनकम अर्न हुई तो मान लो आपकी इनकम है, चाहे पैसे मिलो या नहीं मिलो। अगर एक्सपेंसेस भी एक्रूड हो गई, मान लो आपका खर्चा हुआ है, चाहे पे करो या ना करो, आपको आज ना कल उसको देना ही है खर्चा, मतलब आज ना कल सैलरी देनी है, आज ना कल इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ही है, मतलब खर्चा आज ना कल तो होने वाला है, क्यों, क्योंकि आपने कंज्यूम किया है, उससे हम उसको क्या मानेंगे, एक्रू मान लेंगे। एक्रू मान ले तो आपको बुक में रिकॉर्ड करना ही है, नॉट बेसिस ऑन पेमेंट बेसिस। देखो, एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, एक बार चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, अगर एक्रूड हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं क्या खर्चा हुआ है, जब पे करूंगा तब बुक में लिखूंगा, हम लोग याद रखो, मैंने आपको बताया था ना, देखो यहाँ बता, अब मैं लिंक कर रहा था, ध्यान से सुनो। देखो, देख, ये दिख रहा है, कैश बेसिस। कैश बेसिस, पहली बात तो कैश बेसिस के अंदर मैंने क्या पढ़ाया था आपको, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था ना। कैश बेसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जब खर्चा होता है, जब पे करेंगे तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, इनकम है जब मिलेंगी कैश तब हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था जो कैश बेसिस है ये लोग बिजनेस में नहीं यूज़ होता है, ये कहा एनजीओस में, डॉक्टर्स, लॉयर, स्कूल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर होता है। लेकिन मैं जो आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, हम लोग किसके हिसाब से पढ़ते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनजीओस के, डॉक्टर्स, लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते। ओके, इसका अलग से चैप्टर आएगा, मैं पढ़ाऊंगा एक दिन आपको। हम लोग क्या करते हैं, एक्रूअल बेसिस के ऊपर करते हैं। एक्रूअल मतलब मर्केंटाइल बेसिस। ओके, ये अकाउंटिंग के सिस्टम में समझ में आ रहा है। अब देखो, एक्रूअल बेसिस का आया, अभी ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल में है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही कह रहे हैं आपको, खर्चा हुआ, अगर खर्चा हुआ है, पे हुआ या ना हुआ, आपको रिकॉर्ड करना ही है। इनकम हुई, कैश मिली या नहीं मिली, फिर भी आपको बुक में रिकॉर्ड करना ही करना है। ये मैंने आपको कहा पढ़ा है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग है। अब इसके लिए मैं क्या करा रहा हूँ अभी, कंसेप्ट प्रिंसिपल में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर जो अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो आपको क्या कर रहा हूँ, उसकी लिंक करवा रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यस सर, नो, ओके। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, according to this concept, one should record the transaction on accrual basis, not payment basis.
क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो कैश बेसिस पे नहीं करते, एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। ओके, ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड आर रिकॉर्डेड irrespective of the fact the revenue are received in cash not expenses are paid on not। मतलब क्या, जितने भी खर्चे और जितने भी इनकम है रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड, अभी रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या, कोई पर्टिकुलर ईयर के, एक साल के जो खर्चे आर कंसिडर टू बी इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट रेवेन्यू आर रिसीव्ड इन कैश और नॉट और एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश और नॉट। मतलब वही बात में घड़ी घड़ी आ रही है, रिपीट हो रही है। क्या करें, खर्चे और इनकम, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, आप क्या करो बुक में रिकॉर्ड करो, जो साल के खर्चे उसी साल में रिकॉर्ड करो। ओके, वो आएगा आगे चल के। तो ये इस साल के खर्चे इसी साल के खर्चे और इसी साल के इनकम इसी साल रिकॉर्ड करो, चाहे वो कैश में हो चाहे वो उधारी में हो। समझ में आ रहा है? यस और नो, ये हो गया आपका एक्रूअल कंसेप्ट। अब देखो एक्सपेंस, वो आपको थोड़ा वो एग्जांपल देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, ओके, ऑफिस का, ओके, बट बिल इज़ नॉट पेड इवन में रिकॉर्ड द इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वही बात हुई, खर्चा हुआ है ना, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, सपोज मैंने अक्टूबर मंथ में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की तो नवंबर में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका बिल तो पे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कंज्यूम किया है। अब बिल तो पे करना पड़ेगा, आपने अभी तो पे नहीं किया, लेकिन आपको रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा ना अकाउंट्स के अंदर, आपके बुक के अंदर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? एक्रूअल कंसेप्ट यही बता रहा हूँ आपको, ए साल के खर्चे और ये साल की इनकम यही साल रिकॉर्ड करना है, अगले साल नहीं रिकॉर्ड करना है, वो आएगा मैं बताऊँगा आगे। इतना समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट देखो। अब वही बात थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल इनकम और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द पर्टिकुलर ईयर आर कंसिडर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात याद रखो, सपोज मेरा अभी आपको ना फाइनेंशियल ईयर पता है कि नहीं पता नहीं, मैंने बताया था कि नहीं, फिर एक बार बता देता हूँ आपको। मैंने कहा था ना हर चीज़ का एक ईयर होता है ना, जैसे आपका स्कूल का ईयर होता है, अप्रैल में चालू होता है, सॉरी जून में चालू होता है, अप्रैल में एंड होता है। कैलेंडर ईयर जो होता है और जून में जनवरी में चालू होता है और दिसंबर में ख़त्म होता है। उसी तरह से अकाउंटिंग का ईयर अप्रैल मंथ में चालू होता है 1 अप्रैल को और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के जो भी खर्चे और जो भी इनकम हम लोग क्या करते हैं बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हो, किस बेसिस के ऊपर? एक्रूअल। समझ में आया? एक्रूअल का मतलब तो मैंने बता दिया। तो इसी की वजह से हमें क्या समझ में आता है कि हमारा ये साल खर्चा कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ, मतलब खर्चा कितना हुआ है और इनकम कितनी हुई। जब खर्चा और इनकम प्रॉपरली आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट और लॉस। लॉस हुआ तो लॉस समझ में आएगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इनकम और एक्सपेंसेस। इनकम और एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर विल नॉट बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। सपोज मेरा फाइनेंशियल ईयर की 2018 और 19 चल रहा है। 2018 मतलब क्या, मैंने कहा था ना हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से, और ख़त्म कहाँ होता है? 31 मार्च को। मतलब अगर मेरा 1 अप्रैल 2018 को अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है तो ख़त्म कहाँ होगा? 31 मार्च 2019 को। मतलब 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, ये मेरा क्या हुआ? अकाउंटिंग ईयर हो गया। अब ध्यान दो 2017 और 2018, 2017 मतलब क्या? 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2018, ये हो गया मेरा पिछला साल, ये हो गया मेरा प्रेजेंट ईयर। तो ये साल 2017 तो 18 के खर्चे और इनकम मैं ये साल नहीं लिख सकता हूँ, ये साल में प्रॉफिट लॉस में ये साल के खर्चे यही लिखो और ये साल के खर्चे और इनकम यही लिखो। वो ये कह रहा है, मतलब जो इनकम और एक्सपेंसेज लास्ट ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो विल नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस। हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए पिछले साल के खर्चे या अगले साल की इनकम होने वाली वो रिकॉर्ड नहीं करते। वही बातें लिखिए, समझ में आ रहा? क्योंकि हमारा एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? इसी साल के खर्चे इसी साल की इनकम। ऑल एक्सपेंसेस वेदर पेड और नॉट, इनकम वेदर रिसीव्ड और नॉट आर कंपलसरी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं तो आपको जितने भी खर्चे चाहे आपको पे हुए हैं या नहीं है या होने वाले हैं वो रिकॉर्ड कर लो। इनकम है आपको मिली है या नहीं मिली, मतलब आपका जो खर्चा है ना, इनकम है, एक्सपेंस मतलब खर्चा, आपने सैलरी पे करना है, पे कर दी तो भी रिकॉर्ड करो, पे नहीं की अभी तक पे करना बाकी तो भी रिकॉर्ड करो। इनकम में क्या है? आपको इनकम होने वाली है, अभी तक पैसे आए नहीं, पैसे आए तो भी रिकॉर्ड कर लो, और पैसे नहीं आए मतलब आने वाले रिसीव होने वाले तो भी रिकॉर्ड कर लो। समझ में आ रहा है? काहे के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट करने के लिए। वो समझ में आएगा आगे चल के क्या है, अभी से इतना समझो। ओके, कैश एंड क्रेडिट बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब सो के एक ही बात है, आप ट्रांजेक्शन को कैश में कर रहे हो या क्रेडिट में कर रहे हो बुक में रिकॉर्ड करो, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंसेस। समझ में आया? अब नेक्स्ट
अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, या इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं। इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपको अकाउंटिंग ईयर मालूम होना चाहिए। बिजनेस की लाइफ ईयर में बांट दो। इस तरह से मैंने कहा था ना, 1st to 10th स्टैंडर्ड आपका 10 साल का स्कूल पीरियड होता है, तो 10 साल बाद एग्जाम होती है कि नहीं। तो आपकी इस स्कूल की लाइफ क्या ईयर्स में बांट दे, एक एक साल में, एक ईयर कंप्लीट होता है फर्स्ट ईयर, तो आप कहाँ जाते हो, फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हो। और एक साल हुआ तो सेकंड से थर्ड में जाते हो। थर्ड का एक साल कंप्लीट हुआ, एग्जाम देके कहाँ जाते हो, फोर्थ में जाते हो। उसी तरह से अकाउंट जो है, मैंने गोइंग कंसर्न में बताया था ना, आप जो कंपनी चलाते हो तो कैसी होती है, इन्फिनाइट होती है ना। गोइंग कंसर्न में बताया था मैं, हमारे जो कंपनी की जो लाइफ होती है वो इन्फिनाइट होती है। और इन्फिनाइट होने की वजह से ऐसा तो नहीं ना, आज मैंने कंपनी स्टार्ट किया और मैं 100 साल बाद कंपनी बंद करने वाला हूँ, तो 100 साल बाद प्रॉफिट निकालोगे नहीं ना। तो आपने 100 साल को क्या कर दिया, ईयर में बांट दिया। क्या कर दिया, अकाउंट की है ना बिजनेस की लाइफ को ईयर में बांट दो। ईयर मतलब क्या, वही हमारा फाइनेंशियल ईयर है ना। ये देखो यार, का देखो, प्रॉफिट फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये दिख रहा है, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, इसको हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। अकाउंटिंग ईयर हमारा 12 मंथ्स का होता है, ये बात याद रखो। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। आपको अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मतलब क्या, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मतलब ही 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आपका अकाउंटिंग ईयर हो गया। क्यों अकाउंटिंग ईयर होता है, बिजनेस की लाइफ तो अंतहीन होती है। अंतहीन होने की वजह से हम लोग बिजनेस के लाइफ को साल साल में बांट देते। साल के बाद, एक ईयर के बाद जैसे कंप्लीट होता है, एक ईयर जैसे कंप्लीट हुआ, हम लोग क्या करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ये चेक करते, फिर बैलेंस शीट तैयार करते। बैलेंस शीट हुआ है, बैलेंस शीट में हमें एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, ये हमें समझ में आता है। आपको समझ में आ रहा है, यस और नो आएगा। देखो, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना समझो। सिर्फ पंच लाइन क्यों ना याद रखो, मैं आपको बराबर आगे क्लिक कराऊंगा, हर चीज़ को क्लिक कराऊंगा, क्योंकि आप बहुत सारी बातें अब न्यू हो, आपको बहुत सारे कंसेप्ट अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, देख भी फर्स्ट टाइम रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आएंगे बहुत सारी बातें, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आपको सिर्फ ये बात याद रखना है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मतलब क्या, बिजनेस के लाइफ को ईयर में बांट दो। ईयर में कैसे बांटते हैं हम लोग, एक एक साल में। एक एक साल कैसे होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। और ये जो थ्योरी मैंने वही बताया, ओके, उससे मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। समझ में आ रहा है, यस और नो, ओके। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसे कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डुअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट। सर डुअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट क्या है, डुअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट क्या है, बताओ। मैंने आपको याद है क्या, फर्स्ट चैप्टर में जो बेसिक का फर्स्ट चैप्टर था उसमें बुक कीपिंग पढ़ाया था। बुक कीपिंग के अंदर बताया था, फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, लुका दी बेस, याद है ना, लुका दी बेरिको पैसिलियो, जिन्होंने याद है डबल एंट्री बुक सिस्टम बनाई थी, मैंने ये भी पढ़ाया था। डबल एंट्री बुक सिस्टम, नहीं याद होगा तो देख लो पुरानी वीडियो मेरा। डबल एंट्री बुक सिस्टम पढ़ाया था ना, ये देखिए, डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक सिस्टम बताया था। तो ये डबल एंट्री बुक सिस्टम मतलब क्या, वो आपको यहाँ थोड़ा हिंट करवा देता हूँ। तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमारा जो 8 है, क्या का 8 कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट का। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, दो पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होती है ना, हेड एंड टेल, वैसे अकाउंट के दो, जो अकाउंटिंग के जो है वो दो कंसेप्ट है, दो एस्पेक्ट है, एक है आपका डेबिट, एक है आपका क्रेडिट। डेबिट क्या होता है सुन लो, और क्रेडिट क्या होता है ये भी सुन लो। इन बिजनेस समथिंग कम्स इन एंड समथिंग गोज आउट, बिजनेस के अंदर एक चीज़ आती है तो एक चीज़ जाती भी है। क्या आती है क्या जाती है मैं आपको बताऊंगा आगे। दिस कंसेप्ट इज अ फाउंडेशन ऑन विच होल double entry system is a base. This concept which recognize the fact that every debit there is a corresponding equal credit, and this basis is the entire system of double entry bookkeeping. अब क्या देखो, ध्यान से सुन, आगे देखो, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। डबल एंट्री बुक सिस्टम, मैंने कहा था ना, एक चीज़ आती है तो एक चीज़ जाती है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने मशीन परचेस की, के एसेट, मशीन मेरा क्या एसेट हुआ। सपोज मैंने 20 लाख की मशीन परचेस की, क्या क्या 20 लाख की मशीन परचेस की, दिख रहा है ये मशीन, क्या मैंने क्या 20 लाख की परचेस की। तो मशीन मेरे पास क्या आ रही है, तो मशीन क्या आ रहा है डेबिट, और डेबिट क्या क्रेडिट क्या, इसको थोड़ा बाजू में रखो। मशीन मेरे पास आ रही है मतलब एक चीज़ आ रही है, मैंने कहा ना ये लिखा, देखो देखो, इन बिजनेस समथिंग कम्स इन एंड समथिंग्स गोज आउट। तो कम्स में, इसमें कम्स क्या हो रहा है, मशीन आ रही है 20,000 की या 20 लाख की जो भी हो, तो 20,000 पकड़ लिया। 20,000 की मशीन आ रही है तो कैश जा भी रही ना,
तो कैश क्या हो रही है मेरी, जा रही है। समथिंग्स कम्स इन, समथिंग्स गोज आउट। तो अभी इसको हम डेबिट कंसिडर करेंगे, इसको हम क्रेडिट कंसिडर करेंगे। अब क्यों डेबिट है क्यों क्रेडिट है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अब सिर्फ इतना याद रखोगे, डेबिट ये होता है, क्रेडिट ये होता है। इसका लॉजिक है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जनरल इंग्लिश के अंदर। अब सिर्फ आपको डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट समझना है, इसमें डेबिट एस्पेक्ट्स और क्रेडिट एस्पेक्ट्स। ओके, डेबिट मतलब बिजनेस के अंदर समथिंग्स कम्स इन, समथिंग्स गोज आउट, इसलिए इसको डबल एंट्री बुक सिस्टम का है। एक चीज़ आती है और एक चीज़ जाती है, समझ में आ रहा है। और दूसरी बात ध्यान से सुनो, और दोनों अब सर ये तो ठीक है, बात तो हमारी समझ में है। और एक बताओ, और एक सुनो, मैंने अगर कोई लोन लिया, ओके, लोन लिया 50,000 का, 50,000 का बैंक से लोन लिया। अब मुझे ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, लोन तो लिया है, मैंने क्या किया, लोन लिया 15,000 का, तो मेरे पास क्या है, कैश है। एक बात याद रखो, डेबिट का थोड़ा सा मतलब समझा, डेबिट जो चीज़ आपके पास आती है ना वो होता है आपका डेबिट, और जो जाती है ना वो होता है आपका क्रेडिट। पूरा लॉजिक नहीं, थोड़ा सा लॉजिक समझा रहा हूँ, पूरा लॉजिक में आपको जो कंसेप्ट आएगा तो समझाऊंगा। तो मेरे पास एक चीज़ आ गई, क्या आ गई, कैश आ गई 50,000। सर पुराने वाले एग्जाम्पल में तो बात समझ में आती, मशीन थी आपने 20,000 की खरीदी थी, मशीन आ गई, आपने क्या कर दिया, बदले में उसको पेमेंट कर दिया, मतलब कैश आपका चले गया। इस चीज़ में आपने कुछ दिया है तो कुछ नहीं है, सिर्फ लिया है, लोन लिया है। अरे बच्चे मैंने क्या किया, लोन तो ले लिया, एक चीज़ आ गई तो दूसरी चीज़ गई भी ना, क्या गई, ये जो लोन जो है, कैश आया तो मैंने क्या किया, डेबिट, मतलब एक चीज़ आया तो गया क्या सर, गया कुछ नहीं। ये कैश जो आया तो फ्री में आया क्या, लोन लिया है, लोन पे करना पड़ेगा ना, आज ना कल, आज ना कल लोन तो देना पड़ेगा ना। ये जो कैश आया है किसके फॉर्म में आया, लोन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में आया, तो लोन, तो लोन मेरी क्या होगी, लायबिलिटी। तो कैश जो अमाउंट आया मनी वो मेरे डेबिट, वो मेरे क्या हो गया, डेबिट साइड का हो गया, और लोन क्या हुआ मेरा, क्रेडिट साइड का हो गया। और डेबिट क्रेडिट छोड़ा थोड़ी देर बाजू में रखो, वो आपको बताऊंगा मैं आएंगा तब। अभी सिर्फ आपको डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का बता रहा हूँ, कुछ चीज़ बिजनेस में आती है, कुछ चीज़ बिजनेस में जाती है। लोन के फॉर्म में बिजनेस में क्या आया, पैसा आया, लेकिन गया कुछ नहीं अभी तक, जाने वाला है, क्या जाने वाला है, वही अमाउंट एक ना एक दिन क्या हुआ हमें वापस करना पड़ेगा लोन के फॉर्म में। तो लोन जाने वाला है ना, लोन के अमाउंट तो हमारे गोज आउट हो गया। वो समझाऊंगा मैं आपको आगे चल के, आप जितना समझ रहा हो उतना समझो। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, यस और नो। तो कुछ चीज़ आती है और कुछ चीज़ जाती है, ओके, समथिंग्स कम्स इन, समथिंग्स गोज आउट। एक चीज़ आती है तो डेबिट, एक चीज़ जाती है तो क्रेडिट, इसलिए बिजनेस के अंदर क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट। हमारा जो अकाउंटिंग जो डिपेंड है वो डबल एंट्री के अंदर ही डिपेंड है। हर डेबिट का क्रेडिट होता है, एक बात याद रखो, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है। अब देखो ध्यान से सुनो, क्या लिखा है देखो मैंने, दिस कंसेप्ट विच रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट एवरी डेबिट देर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अगर मैंने 40 लाख की अगर उधारी, 40 लाख का एसेट खरीदा है तो जाएगा वो कितना, 40 लाख का ही जाएगा ना, उसे इक्वल बोला याद देखो, इक्वल। 40 लाख का डेबिट हुआ है तो 40 लाख का क्रेडिट भी होगा। अगर मैंने 20,000 का लोन लिया है तो 20,000 देना भी पड़ेगा ना, 20,000 से डेबिट होगा कैश, और लोन क्या होगा, 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि 20 लोन मुझे एक न एक दिन देना पड़ेगा। और डेबिट क्यों क्रेडिट क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट। कुछ नहीं होता भैया, डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है आपका, कुछ नहीं होता है। डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज नथिंग बट ओनली डेबिट एंड क्रेडिट, समथिंग्स गोज इन, ओके, समथिंग्स कम्स इन, कुछ आता है कुछ जाता है, ओके। एक चीज़ आएंगी तो डेबिट, एक चीज़ जाएंगी तो क्रेडिट। जो चीज़ जितनी की आ रही है उतनी की जाएगी ना। अगर मेरे पास 40,000 की मशीन आ रही है तो पेमेंट भी 40,000 से देना पड़ेगा ना, तो पैसे भी कितने जा रहे हैं, मशीन आ रही है मतलब एसेट आ रहा है 40,000 का, तो पैसे भी 40,000 के जाएंगे ना, तो उतनी अमाउंट क्रेडिट भी हो जाएगी ना। मशीन की वैल्यू कितनी है, 40,000, तो 40,000 की वैल्यू डेबिट हो जाएगा। कैश कितना जाएगा, 40,000 ही जाएगा ना, तो 40,000 से क्रेडिट भी हो जाएगा। लोन अगर 20,000 का ले रहा हो तो देना भी कितना पड़ेगा, 20 ही देना पड़ेगा ना। तो एक चीज़ डेबिट हो रही तो एक चीज़ क्रेडिट हो रही, तो उससे उन्होंने बोला ना, देर इज अ दिस इज अ कंसेप्ट विच रिकग्नाइज द फैक्ट दैट एवरी डेबिट is corresponding credit. So there are the 8 accounting concept that you must have to follow while doing accounting. Every accountant must have to follow. हर अकाउंटेंट को क्या करना है, फॉलो करना ही पड़ता है, इसके बिना अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। गॉट इट, समझ में आ रहा है। सो देर आर द 8 अकाउंटिंग कंसेप्ट, मैंने आपको 8 अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ा दिए, ओके। फिर मैं एक बार आपको फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। पहला क्या आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, वो क्या था, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको क्या कहता है, ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, मनी बुक्स के अंदर, अकाउंट्स के अंदर
वही चीज़ रिकॉर्ड करो जो पैसों में दिखा सकती। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन आप पैसों में नहीं दिखा सकते। इसे डेथ ऑफ ओनर, तो हम उसको क्या करते, रेजिग्नेशन ऑफ मैनेजर, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उससे बिजनेस को लॉस क्यों ना हो, उससे बिजनेस में इफेक्ट क्यों ना हो रहा हो, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि क्या, मॉनिटरी कंसेप्ट जो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट का जो सेकंड है क्या, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, वो यही कहता है कि आपको सिर्फ मनी के वाले ट्रांजेक्शन ही बुक में लिखने हैं, दूसरे नहीं लिखने हैं। ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड क्या देखो, थर्ड में आपको मैंने वो बताया था ना, कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में बताया था। एक्चुअली मैंने वो पढ़ाया था, मैं आपको थोड़ा मिक्स करके बताता हूँ, कुछ मुझे याद रहेगा, कुछ सीक्वेंस कम ज़्यादा हो सकता है। सेकंड दो हो गया। अब थर्ड में सपोज कॉस्ट कंसेप्ट है। कॉस्ट कंसेप्ट आपको क्या कहता है, वो चीज़ रिकॉर्ड करो जिस प्राइस में आपने खरीदी हो, मतलब उसका मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करो। ओके 10 लाख की चीज़ है, अगर 8 लाख में ली तो 8 लाख ही रिकॉर्ड करो बुक में, 10 लाख रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके चौथा सबसे गोइंग कंसर्न पढ़ाया था। गोइंग कंसर्न मतलब क्या, बिजनेस की लाइफ अंतहीन होती है। ओके बिजनेस की लाइफ अंतहीन होने की वजह से हम लोग बिजनेस एकदम स्मार्टली करते हैं। मेरा बिजनेस कैसे है, जैसे मैंने पटेल इंडस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया, तो मैं क्या चाहूँगा 100 साल चले। मैं क्या करूँगा, रिक्रूटमेंट करूँगा, बिजनेस को कैसा बिजनेस बढ़ेगा, फ्लरिश होगा वो सोचूंगा। तो मैं बिजनेस से लोन लूँगा, किसी को लोन पे माल दूँ, गुड्स बेचूंगा, खरीदूंगा, तो कुछ बिजनेस को बड़ा करने की सोचूंगा ना, किस बेस के ऊपर, गोइंग कंसर्न की। अगर मैंने सोचा मुझे बिजनेस 1 ही साल चलाना है, तो मैं कुछ ज़्यादा खरीदूंगा नहीं, बेचूंगा नहीं, ना रिक्रूटमेंट करूँगा। समझ में आ रहा है, ये होगा आपको गोइंग कंसर्न। पांचवा मैंने आपको पढ़ाया था रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट मतलब क्या, जब तक कि ट्रांजेक्शन पक्का ना हो तब तक बुक में रिकॉर्ड मत करो। अब ट्रांजेक्शन पक्का कब होगा, वो लीगल एग्रीमेंट से होगा, या आप गुड्स सेल करोगे तब होगा, मियर इंक्वायरी के ऊपर नहीं होगा। ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करो कब, चाहे कैश में बेचो चाहे क्रेडिट पे। क्रेडिट पे अगर आप बेचते हो तो मतलब आपका लीगल एग्रीमेंट हो जाता है, तो आप बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आपको मैंने नेक्स्ट जो पढ़ाया था 6.1, वो पढ़ाया था आपको एक्रीवल कंसेप्ट। एक्रीवल कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था ना, इसी साल के इनकम इसी साल के खर्चे, मतलब इनकम हुई है, इनकम एक्रूड हुआ, चाहे कैश आए चाहे ना आए, मतलब आपका रिवेन्यू हो चुकी है। ओके रिवेन्यू कब होगी, आपने अगर सेल किया तो आपकी रिवेन्यू हो गई, तो सेल का जो मनी है वो कैश में हो चाहे फिर वो क्रेडिट में हो, फिर भी बुक में रिकॉर्ड करो। एक्सपेंसेस का वैसे ही है, अगर आपका खर्चा हो गया तो आप बुक में रिकॉर्ड करो, चाहे आपने पे किया हो चाहे ना पे किया हो। कौन बताता है आपको, एक्रीवल कंसेप्ट। ओके तो आपका जो इसके बाद का जो 7th 1 है, 7th 1 क्या पढ़ाया था देखो, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है, वही अकाउंटिंग के लाइफ को क्या कर दो, ईयर में बांट दो। आपका अकाउंटिंग पीरियड कैसे होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और आखिरी जो पढ़ाया था 8.1, वो पढ़ाया था आपको मैंने डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, हर डेबिट का हर क्रेडिट। समझ में आ रहा है, यस और नो, गॉट इट। आई थिंक सो आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया था, आपको बहुत सारा समझ में आया होगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है वो मुझे आप क्या करो, व्हाट्सअप से कॉलिंग करके पूछ सकते हो। आर यू गेटिंग टिल हियर, ओके ओके। तो अब नेक्स्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था अभी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है हमारा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 पार्ट में डिवाइड था, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट में और एक अकाउंटिंग कन्वेंशन में। अब मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट के 8 पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, अकाउंटिंग कन्वेंशन। ओके यहाँ तक समझ में आया, ओके हम क्या करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। ओके।